हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज जो मैं फिर से नंबर सिस्टम का कुछ सवाल लेके आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं कुछ सवाल को आज फिर से हल कराऊंगा ताकि आपके अंदर जो वो डर है कि किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं वो डर आपके अंदर ख़त्म हो जाए और आपको एक आइडिया भी लग जाए कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के सवाल आते हैं, ताकि वो देख करके आपकी आगे की तैयारी हो सके, उसको देख करके आप आगे की रणनीति पूरा कर सकें। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं लेंगे, ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल जो है मैं पहले बता दूं, ये सारे सवाल जो आज कराऊंगा वो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उससे पूछे गए हैं, इसलिए और नंबर सिस्टम जो है आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, इसलिए इस सवाल को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो जितने भी स्कोर हो मैथ में वो पूरा का पूरा आपका आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कल जो क्लास कहाँ तक किए थे, यहाँ से करना हम लोग आज ना। चलिए आज का जो है पहला सवाल क्या कहता है। आज का पहला सवाल है कि 100 लाख, कितना आपका 100 लाख को निम्नलिखित रूप में से जाना जाता है, यानी 100 लाख को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में होगा। ये कुछ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ये भी सीटेट 2021 में सवाल ये पूछा गया है। तो आपको जो है सबसे पहले 100 लाख कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है कि सब जो सवाल में पूछा गया है 100 को आप लिख लेते हैं। उसके बाद लाख, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 लाख से। लाख का मतलब क्या होता है, 1 लाख। जब हम यहाँ से 100 को अलग कर दिए, लाख को अलग करते हैं तो 100 यहाँ से अलग हो जाएगा और लाख आपका अलग हो जाएगा। तो लाख लिखने के लिए क्या करते हैं, एक पर कितना जीरो हो जाएगा आपका, 5 जीरो आपका हो जाता है। इक्यावन दाइन सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, 1 लाख हो गया। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो एक पर कितना जीरो होगा, सभी जीरो आपस में जुड़ जाएगा। 5 और 2 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7। यानी कि देखिए ये जो तरीका आपको बताया मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया ताकि इससे जो है आपका क्वेश्चन आसानी से आपका हल हो जाए। लेकिन यहाँ पर जिसको थोड़ा अगर आता है तो वहाँ डायरेक्ट देख करके 100 लाख बराबर कितना होता है वो आसानी से उसको हल कर सकता है कि 100 लाख बराबर आपका 1 करोड़ होता है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा जो उसको है थोड़ा अलग अलग कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ 100 है और इस यहाँ 1 लाख है, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये 5 जीरो और 2 जीरो आपस में जुड़ जाएगा तो 5 जीरो और 2 जीरो 7 जीरो हो जाएगा। अब इसको आप देखते हैं, इक्यावन दाइन सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 10 लाख करोड़, कितना होगा, 1 करोड़ आपका हो जाएगा। यानी कि 100 लाख बराबर 1 करोड़ आपका होता है, जो स्टेटेड आपका 2021 में ये सवाल पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपसे ये सवाल बनना चाहिए और इस तरह के सवाल आपको हर हालत में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल यहाँ कहता है कि कुछ संख्या दिया हुआ है, संख्या है 47 82 और 32 170 में 7 के अंकित मूल्य कौन सा है, ये अंकित मूल्य है का अंतर क्या होगा। अंकित मूल्य का मतलब फेस वैल्यू, मैंने बताया था आपको कि यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। ये जो फेस वैल्यू होता है जिस संख्या का देगा वो उसका खुद का मान होता है। तो फेस वैल्यू किसका है, 7 का बोला है। अब देखिए यहाँ पर पहला है 4782 है, फिर अगला दिया हुआ है 32 170 दिया हुआ है। तो हमको 7 का फेस वैल्यू यानी कि 7 का अंकित मूल्य क्या होगा, तो यहाँ 7 का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। और यहाँ से 7 का अंकित मूल्य 7 ही होगा। दोनों का अंतर, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो अंतर का मतलब घटा होता है। दोनों को आप घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। समझ में आ गया कि अंकित मूल्य होता है और एक क्या होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, अंकित मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान वो होता है कि वो अपने स्थान को दर्शाता है कि वो शुरू से लेकर के वो कौन से स्थान पर है, वो कौन से प्लेस पर है। ठीक है, जब हम किसी संख्या को गिनते हैं, इक्यावन दाइन सैकड़ा से गिनते आते हैं तो वो अपना स्थान को अपना जो पोजीशन है वो किस जगह पर दर्शाता है,
उसको हम लोग स्थानीय मान कहते हैं, उसको हम लोग फेस मतलब प्लेस वैल्यू कहते हैं। लेकिन फेस वैल्यू जो होता है, जिस संख्या का पूछेगा वो उसका खुद का अपना मान होता है, यानी कि उसमें वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी और का सहारा नहीं लेता है। तो यहाँ पर 7 जो है, 7 का जो अंकित मूल्य होगा यानी फेस वैल्यू होगा वो 7 ही होगा, और यहाँ भी 7 है तो ये 7 ही होगा। अब बोला कि इन दोनों का अंतर मांगा है, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। जब आप दोनों को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में 0 दिया हुआ है। समझ गए? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से सवाल जो बार बार पूछे आते हैं। अभाज्य संख्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया, यानी कि खास करके नंबर सिस्टम में जो है ये अभाज्य संख्या यानी कि जो आपका प्राइम नंबर है और आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है, इससे सवाल एग्जाम में आपका अक्सर पूछे गए हैं। आप किसी भी ईयर के प्रीवियस ईयर के इस क्वेश्चन को उठा के देखेंगे, उसमें से आपको चाहे तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू या फिर आपका जो है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, इससे सवाल आपका अक्सर पूछे गए हैं। इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ट्विन प्राइम नंबर होता है, यानी कौन सा अभाज्य युग्मक होता है, या फिर कौन सा आपका आभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, 1 से 100 के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, और आपका स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है। इन चीज़ों को आपको हर हालत में ध्यान में रखना है, ताकि इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो वो आपसे मिस नहीं हो। और इस तरह के सवाल एग्जाम में आपके 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है 75707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल निकालने बोला है। 75707 ये कुछ आपका जो है संख्या दिया हुआ है, इसमें 7 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। अब देखिए यहाँ बोला है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू का मतलब वो जो है किस प्लेस पर है, वो अपने आप को किस प्लेस पर जो एग्जिस्ट करता है, वो कौन से नंबर पर है। इसको हम लोग दाएं इधर से गिनते हैं, तो दाएं से तो ये क्या होगा 7 हो जाएगा। तो ये अपने आप को इकाई अंक पर है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट पर है, तो ये आपका इसका ये जो है 7 ही हो जाएगा। उसके बाद इकाई दाएं सैकड़ा, ये आपका 7वें नंबर पर है, तो क्या होगा 7 के बाद कितना अंक है, 2 0 है, 700 हो जाएगा। फिर ये इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000, तो ये अपने आप को जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसके बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो हम उसके बाद 4 0 को लिख देंगे और इन सबको हमको जोड़ देना है। तो पहला है आपका 7 पर 4 0, फिर आपका 7 पर 2 0, फिर आपका 7 दिया हुआ है, हो जाएगा 7 0 7 0 7। तो 70707 जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको देखिए, अब ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्थानीय मान है कि प्लेस वैल्यू है कि आपका फेस वैल्यू है। अब देखिए इसको जोड़ना है, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे एक ऑप्शन आपका 21 भी दिया हुआ है, तो कहीं ऐसा ना कर दे कि तीनों जगह आपका 7 है तो तीनों जो 7 को आप जोड़ दिए और तीनों को जोड़ने के बाद 21 आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी में भी आपका दिया हुआ है। तो ये गलती आपको कतई नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप जो भी क्वेश्चन को देखेंगे उसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमसे मांगा गया है, तभी जाकर के क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो परिमेय दिया हुआ है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होगा। सबसे पहले कि परिमेय संख्या, मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वो होता है जिसको आप P/Q के रूप में, जिसको P/Q के फॉर्म में, जिसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और साथ में ध्यान रहे कि ये Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर Q का मान जो आपका हर में जो संख्या दिया होगा उसका मान अगर 0 आ जाएगा तो वो संख्या आपका डिफाइन नहीं होगा, वो आपका अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए जबकि संख्या को आप P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही आपका जब भी कोई संख्या आपको इस फॉर्मेट में दिखे उसको आप परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होगा। सबसे पहले कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। क्या, जब आप कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे, मान लीजिए कि आप एक संख्या लेते हैं, एक परिमेय संख्या 3/5 लेते हैं और एक आपका लेते हैं
4/5। ये दोनों परिमेय संख्या आपका है, 3/5 भी परिमेय संख्या है, 4/5 भी परिमेय संख्या है। अब बोल रहा है कि क्या, कि किन्हीं दो परिमेय संख्या, तो ये भी एक परिमेय हो गया, ये भी एक परिमेय हो गया, क्या इन दोनों के बीच और कोई परिमेय संख्या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच भी हम, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या, यानी कि जितने सारे हो सके उतने सारे हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब वो कैसे होगा? अब देखिए 3 के बाद 4 हमको जाना अगर है, तो क्या हम इसको 3.1/5 लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच 3.1 आता है, आता कि नहीं आता है? उसके बाद जो है 3.2 भी आपका आएगा, 3.2 भी किसके बीच आता है? 3 और 4 के बीच आता है, 3.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जितना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन जब आप 3.9 के बाद फिर से आपका 4 आ जाएगा, आपके मन में सवाल आएगा कि कुछ तो हम मतलब लिख सकते, मतलब इसके बीच जो हम केवल 9 ही परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो फिर आप आगे आगे आ जाइए कि 3.12/5 ये भी कर सकते हैं, 3.11/5 ये भी कर सकते हैं। ये जो है 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये 3 और 4 के बीच में आएगा। इसीलिए ये जो है मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होगा, ठीक है, वो कितना होगा? अनेक होगा, इनफाइनाइट होगा। जितना चाहें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट जो है मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, तो ये है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब दिया हुआ है कि केवल एक परिमेय संख्या होगा। क्या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या होगा? तो हम क्या देख रहे हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर हम इसकी बीच की बात करें तो अनंत परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहां जो कह रहा है कि केवल एक परिमेय संख्या होगा, इसका कहना बिल्कुल ही गलत होगा। एक नहीं होगा, बल्कि जितना चाहे हम उतना उसको लिख सकते हैं, जितना चाहे उसको हम उतना आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए? अब आगे आते हैं कि अनंत, क्या बोला कि अनंत यानी कि असीमित परिमेय संख्या है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है वो अनंत परिमेय संख्या होते हैं। जितना आप लिखना चाहें उतना आप लिखते जाएंगे तो परिमेय संख्या आपके खत्म नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जो कहा गया कि अनंत परिमेय संख्या होता है, ये बात बिल्कुल ही सही है। यानी ये चीज आपको हर हालत में ध्यान में रखना है कि इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे आते हैं कि बताइए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या बोले तो वो आपका अनंत हो जाएगा, वो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल वगैरह लिख करके पहले आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए कि जब भी दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या मांगे तो वो अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी को भी हम देख लेते हैं। डी कह रहा है कि केवल एक परिमेय संख्या है। केवल एक परिमेय संख्या कैसे है भाई? जब हम देख रहे हैं कि अनंत है तो एक का तो कोई बात नहीं है। और बोला कि कोई अपरिमेय संख्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आप दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है, पहली बात तो अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा और आपका अपरिमेय संख्या भी होगा। अब कैसे होगा? अब देखिए यहाँ पर इसके बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है आपका अपरिमेय संख्या भी आएगा। अब कैसे आएगा? अब देखिए मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं 2/3 कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको नहीं लेते हैं। मान लीजिए 4/3 कोई संख्या है और आपका 3/2 कोई संख्या है, ठीक है। ये भी आपका फ्रैक्शन में है, यानी परिमेय संख्या ये भी हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन जब क्या इनके बीच कोई अपरिमेय संख्या नहीं होगा? तो होगा। वो कैसे होगा? जब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जब 4 को 3 से भाग देंगे तो 1.33, ये कुछ आपका इस तरह से आएगा। आगे और भी आपका डिजिट आएगा। जब 3 को आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 1.5 आ जाएगा। क्या आप हमको बताइए, क्या √2 जो है इसके बीच नहीं आएगा? किसके बीच? 4/3 और 3/2 के बीच में √2 आएगा नहीं?
तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.141 इस तरह से आपका होता है। तो क्या 1.141 जो है इसके बीच आएगा? नहीं आएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमको। क्या लें हम? ये तो आपका 1.3 हो गया ना, ये 1.3 हो गया, आपका 1.5 हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए कि वो क्या हो जाए कि 4 यानी कि 1.3 ना होकर के आपका 1.1 आ जाए। तो कैसे कौन सा हो जाएगा? आप अगर 7/6 को भाग देंगे कितना होगा? 6 कम 6, 6 कम 6 और 1 बचेगा, 4 होगा, 6 जगह 36, ये भी नहीं होगा। देखिए 8 बटे हम 7 को लेते हैं, 7 एकम 7, कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। फिर 7 एकम 7, उसके बाद 3 बचेगा, 7 या 21। हाँ देखिए आ गया आपका 8/7। किसको हम लेते हैं? हम एग्जाम्पल अगर 8/7 और आपका 3/2 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए अब इसके लिए कोई हमको बंधावा नहीं रखा है कि आपको यही परिमेय संख्या लेना है, आपको यही कोई मतलब संख्या लेना है जिसके बीच में आपको अपरिमेय खोजना, ऐसा नहीं। इसके लिए आप बिल्कुल ही फ्री हैं। आप जो भी मान लेना चाहें आप ले सकते हैं, बस वो परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए, बस वो आपको जो है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि देखिए हमसे एग्जाम्पल लेने में कुछ गलतियां शुरू में हुआ था, लेकिन जब हम 8/7 लेते हैं और एक 3/2 लेते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 1.13 आपका चलेगा। अब देखिए इसका वैल्यू जो हो गया 1.13 हो गया, चलेगा और भी, और इसका वैल्यू 1.5 हो गया। क्या आप मुझे बताइए क्या √2 इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 1.141 ये आपका हो जाएगा। तो यहां जो बोला है कि केवल एक परिमेय संख्या है, तो पहला तो ये गलत है। एक परिमेय संख्या किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच में एक परिमेय संख्या नहीं होता है। फिर आगे बोला है कि कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसके बीच में √2 जो है एक आपका अपरिमेय संख्या है, तो वो आपका एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए जो है केवल और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये भी सवाल आपका जनवरी 2021 में पूछा गया है कि एक आभाज्य संख्या को दूसरी आभाज्य संख्या में जोड़ने पर हमेशा एक आभाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं कि आभाज्य संख्या क्या होता है? कि आभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसका 2 गुणनखंड होता है। ऐसी संख्या को हम आभाज्य संख्या कहते हैं, और आभाज्य संख्या शुरू 2 से होता है, और वो संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे या अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे। तो अब यहाँ पर देखिए कि आभाज्य संख्या जो बोला है, तो अब देखिए कि एक आभाज्य संख्या और दूसरी कि एक आभाज्य संख्या को दूसरी आभाज्य संख्या में जोड़ने पर हमेशा एक आभाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो मान लीजिए कि एक आभाज्य संख्या हम लेते हैं 3 लेते हैं, ठीक है, और दूसरी आभाज्य संख्या हम 5 लेते हैं। हमेशा के बारे में बोला है। हमेशा मतलब कि जब भी आप जोड़ेंगे, ये नहीं बोला कि कभी कभी बोलता तो फिर हम उस बात पे हम उसका कुछ अलग सॉल्व करने का तरीका होता, लेकिन बोला कि हमेशा। क्या हमेशा ऐसा होगा? लेकिन जब हम 3 और 5 को लेते हैं, 3 भी एक आभाज्य संख्या है, 5 भी एक आभाज्य संख्या है। जब इन दोनों को हम लेते हैं और इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा। कि अब आप मुझे बताइए 8 जो एक आभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे सर कि 8 का जो है वो तो 2 फैक्टर नहीं बल्कि अधिक फैक्टर्स है। कौन कौन फैक्टर है इसका? एक भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8, 4 भी है और आपका 8 भी है। तो हमने पढ़ा है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो वही आभाज्य संख्या होगा, लेकिन हम 8 को जो देख रहे हैं इसका 2 से अधिक फैक्टर्स है। इसीलिए जब आप जो 2 प्राइम नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा एक प्राइम नंबर ही प्राप्त होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आप अगर
2 और 3 को जोड़ते हैं तो 2 भी आभास संख्या है, 3 भी आभास संख्या प्राइम नंबर है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक आभास संख्या है। लेकिन जब आप किसी अन्य संख्या को जोड़ते हैं तो वो 8 आ जाता है, जो 8 जो है एक आभास संख्या नहीं है। तो हमेशा ऐसा होगा कि हमेशा आभाज्य होगा, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि एक आभास संख्या को दूसरी आभास संख्या से गुणा करने पर हमेशा एक आभास संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए, अगर हम ये भी आभास संख्या है, ये भी आभास संख्या है, जब 2 को आप 3 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो अब मुझे आप बताइए कि 6 एक आभास संख्या है, प्राइम नंबर है या फिर आपका नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि जब 3 को 2 से बोला कि एक आभास संख्या को दूसरी आभास संख्या से, एक आभास संख्या को दूसरी आभास संख्या से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा कर दिए। हमेशा, फिर से बोला कि हमेशा, क्या हमेशा एक आभास संख्या प्राप्त होगा। तो हम जब पहला ही शुरू किए, 2 जो आभास संख्या को उठाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आभास संख्या नहीं बल्कि एक भाज्य संख्या प्राप्त होता है, यानी कि वो जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स मतलब मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि आभास संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। क्या जो आपका आभास संख्या उसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। मैं आपको शुरू से बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आभास संख्या का 2 गुणनखंड होता है। कितना होता है, 2 होता है। जैसे अगर आपके पास 11 कोई आभास संख्या है तो उसका गुणनखंड 1 भी है और 11 भी है। तो ये जो यहाँ पे कह रहा है कि आभास संख्या का कोई भी गुणनखंड, कोई फैक्टर्स नहीं होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका भी 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है कि आभास संख्याएं अनंत संख्याओं में होती है। कि आभास संख्याएं बहुत सारी होती है, जितना लिखते जाए उतना कम है, मतलब वो आपका आगे बढ़ते रहेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि आभास संख्या को आप जब लिखना शुरू करेंगे तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो असीमित है। उसको आप शुरू करते हैं जब 2 से, तो आप उसको लिखते जाएंगे तो वो आपका आगे बढ़ता जाएगा। 2, 3, 5, 7 जितना भी आपका 11, 13 है, वो जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो सभी आपका आभास संख्या है। उसका कोई एक फिक्स एंडिंग पॉइंट नहीं है कि वहां जाने के बाद आभास संख्या आगे और नहीं होगा। इसीलिए ये कहना बिल्कुल ही जो गलत होगा कि जो आभास संख्या है वो सीमित है, बल्कि वो आभास संख्या जो होती है वो असीमित होती है, यानी वो आपका अनंत होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि हम यहाँ जो मांगा था वो सत्य मांगा था कि इनमें से इन 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही सही है। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फिर से वही सत्य बोला है। अब देखिए, सभी आभास संख्याएं विषम संख्याएं होती है। जितनी भी आभास संख्या होती क्या विषम होती है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम 2 को आभास संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, तो 2 के अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि 2 के अलावा जितनी भी विषम आभास संख्या होती है वो विषम होती है, तो बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पर 2 या फिर ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ बोला कि क्या सभी आभास संख्याएं विषम होगा, क्या सभी जो प्राइम नंबर्स होगा वो आपका ओड होगा। तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 2 भी जो है एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक आभास संख्या है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला है कि केवल 5 एक अंक की आभास संख्या होती है। क्या सिर्फ 5 ही एक जो है एक अंक की आभास संख्या है? 7 भी तो आपका एक अंकी ही है, 3 भी आपका एक ही अंकी है, 2 आपका एक अंकी है। तो सिर्फ ये कहना कि 5 ही एक अंक की आभास संख्या है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। अगर एक अंक की आभास संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और आपका 7 भी है। अब फिर अगर 11 में जाएंगे तो वो आपका 2 अंकी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि केवल 5 ही एक अंक की आभास संख्या है, तो बिल्कुल ही गलत होगा, बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, क्योंकि 2 भी है, 3 भी है और 7 भी है। इसका मतलब जो 2 नंबर है ये भी गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि आभास संख्याएं अनंत और सीमित संख्या में होती है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन में देखा, बिल्कुल सही बात है, आभास संख्या अनंत होती है, ये सही हो जाएगा। फिर बोला है कि एक आभास संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक आभास संख्या के जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसीलिए
ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा, 4 भी सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 किस में दिया हुआ है आपका, सी में दिया हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। देखिए ये भी आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है, समझ गए। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका सीटेट कब पूछा गया, 2021 में ये भी सवाल पूछा गया है कि 3759 को 9573 से गुणनफल में दाई का अंक और इकाई का अंक का योग कितना हो जाएगा। दिया हुआ है 3759 इंटू 9573। अब देखिए, अब अगर हमको इकाई का अंक चाहिए, सबसे पहले हम तो जोड़ने से पहले हमको इकाई का अंक चाहिए और दाई का अंक चाहिए। तो इकाई का अंक इन दोनों को गुना करने के बाद ही आपका इकाई का अंक आएगा। गुना करने के बाद उसका आंसर आएगा, मान लीजिए इसको हल करते हैं तो इधर से कुछ संख्या जो आएगा ये आपका इकाई का हो जाएगा, दाई का हो जाएगा, तो ये भी मिलेगा, ये मिलेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो आपका आंसर आएगा। लेकिन सबसे पहले उनसे पहले हमको चाहिए कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, दाई का अंक क्या हो जाएगा। कोई सिंपल तो गुना नहीं कि इसको हम आसानी से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है, इसको आपको पूरा को गुना करने के लिए नहीं बैठ जाना कि इनको भी ले रहे हैं, 4 डिजिट का अंक है, ये भी 4 डिजिट है, तो दोनों को आप गुना करेंगे तो बहुत ही लेंदी गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे। कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो है अगर आपको सिर्फ इकाई का अंक मांगता कि इन दोनों को गुना कीजिए, गुना करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, तो आप यहाँ पर 9 को जो है, जो देखिए इसका इकाई का अंक 9 है, इसका 3 है, तो 9 को आप 3 से गुना करते तो 27 आता, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 है। तो सिर्फ अगर सिर्फ आपसे इकाई का अंक पूछता इन अंकों का तो 7 हो जाता। क्या करेंगे आप, जब भी इकाई का अंक पूछे तो आप जो दोनों संख्या का जो पहला अंक है, दोनों संख्या का जो इकाई का अंक है, दोनों को आप आपस में गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो इकाई का अंक, जो पहले नंबर पर जो संख्या होगा वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। यानी कि पूरा को गुना करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हमको इकाई, सिर्फ इकाई का अंक तो बोला नहीं है, हमको यहाँ पे जो है दहाई का अंक भी हमको यहाँ बोला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट का मतलब पहला अंक, इकाई का अंक, और आपका टेंस डिजिट जो है वो दहाई का अंक होता है। यानी कि वो दहाई का अंक आपको मांगा है, दोनों पहले आपको निकालना है। उसके लिए आप जो है कुछ नहीं करना है, इन पहला संख्या का भी 2 अंक लेना है 59, उसके बाद दूसरे का भी आपको लेना है, यानी इसका भी दोनों अंक लेना है, शुरू के इकाई के अंक को भी, दाई के अंक को भी, या यूनिट डिजिट को भी और आपका टेंस डिजिट को भी, इसका भी वही करना है, दोनों को लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आपका अब तो आपका शॉर्ट हो गया ना। अब पूरा को गुना करने से बेहतर है कि इन 2 अंक को आप गुना कर लें आपस में। कितना होगा, 9 27 का 7 हासिल, 2 5 15 और 2 17, 9 9 7 63 का 3 हाथ में 3 रहा, 7 5 35 और 3 38, 7 गुना सही है ना, 2 5 15 2 17 9 9 7 63, सॉरी गलती हो गया ना, 9 7 देखिए 9 7 63 का 3 हाथ में 6 रहा, 7 5 35 और 6 41, 7 7 3 10 का 0 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 और ये 4। अब देखिए ये जो संख्या आपका आ जाएगा, तो ये शुरू से इसको हम बोलेंगे इकाई का अंक, इसको हम बोलेंगे दाई का अंक, ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा और ये आपका टेंस डिजिट हो जाएगा, यानी इकाई का अंक हो जाएगा, ये दाई का अंक हो जाएगा। अब 0 भी आ गया और 7 भी आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 7 और 0 कितना होगा, 7 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ में आपको आया कि नहीं आया, कि जब भी कोई संख्या दिया हुआ रहे, अगर आपको यूनिट डिजिट मांगे केवल कि उन संख्याओं को गुना करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप उसका दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो उसका जो पहला अंक होगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा, वही उसका इकाई का अंक होगा। लेकिन जब आपको इकाई का अंक भी और दाई का अंक भी मांगे, यानी कि यूनिट डिजिट भी मांगे और आपका टेंस डिजिट भी मांगे, तो वहां पर आप दोनों संख्याओं के इकाई के अंक को और दाई के अंक को, दोनों के इकाई के अंक और दाई के अंक को लेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो संख्या आपका आएगा जोड़ने पर लास्ट में 0 और 7 आता है, तो वही जो है 7 जो है वो इकाई का अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, और 0 जो है वो आपका टेंस डिजिट हो जाएगा। तो बोला है कि
दहाई अंक जो 0 है और इकाई का अंक जो 7 है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जब 7 और 0 को आप जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। सुना आ गया? यानी कि आपको जो है ये पूरा का पूरा सवाल को, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसको आप गुना करने बैठेंगे तो बहुत ही लेंथी गुना हो जाएगा। आपका 3 से 4-5 मिनट आपको आसानी से वो कंज्यूम कर लेगा, इसलिए वो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, इस ट्रिक को आपको अपनाना है और सवाल आपसे आसानी के साथ बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे है कि पाई क्या है। आप पढ़े होंगे अक्सर कि पाई का मान भी रखे हैं, कितना होता है 22/7। ठीक है, अक्सर आप लोग क्या पढ़ते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 पढ़ते हैं, कहीं पे 3.14 ऐसे कुछ पढ़ते हैं। जब आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, आप पढ़े होंगे कि 10 क्लास में हो, फिर 9 क्लास में होगा, कहीं कहीं आपका पाई का मान आपको बोला कि पाई का मान जो है 22/7 रखना है, कहीं पे जो है पाई का मान 3.14 रखना है। तो पाई का मान जो होता है, तो पाई का मान जिस तरह के सवाल में पूछा है तो उस तरह से आप रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि पाई जो है, पाई है क्या आखिर। ठीक है, पाई एक क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, सम और विषम का तो कोई बात नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक रहा था कि आभास संख्या, तो आभास संख्या भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। ये चीज आपको याद रखना है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब अगर पाई का वैल्यू 22/7 दे दिया रहे तो वो क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, जब पाई का वैल्यू आपका 22/7 दे दिया रहे तो वो परिमेय होगा, लेकिन जब पूछे कि पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अक्सर सवाल में पाई का मान पूछा जाता है कि पाई क्या है, और अक्सर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। यहाँ तो खैर अपरिमेय और परिमेय दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपका हो सकता है कि सवाल में एक ऑप्शन और रहे, सी की जगह आप आभाज की जगह कर दे परिमेय संख्या, तो वहां पे आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, और 3.14 जो चलते रहेगा, तो ये जो है पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि वो आपका कटता नहीं, वो आपका चलते रहेगा। जब 22/7, 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.41 ऐसे कुछ आगे चलते रहेगा, तो ये भी जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर पाई पूछे तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सवाल में पूछे कि पाई का वैल्यू 22/7 है तो बताइए कि 22/7 क्या है, तो क्या बोलेंगे वहां पर 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन सिर्फ पूछ दे कि सिर्फ पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, यानी कि 12 के शुरू से, फर्स्ट मतलब क्या होता है, शुरू से 12 का मल्टीपल आपको करते आना है। कहां से करना है, 12 का मल्टीपल आपको 5 तक करना है, 5 बार करना है। तो जब 12 को आप पहला बार 1 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। जब 12 को आप आगे बढ़ेंगे 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। जब 12 को आप 3 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। जब 12 को आप 4 से गुना करेंगे 48 हो जाएगा। जब 12 को आप 5 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आप बताइए कि 12 के प्रथम 5 गुणज हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट 5 मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ 12 का, तो बिल्कुल हुआ। 12 के 12, 12, 24, 36, 48 और 60 हो गया। अब बोला कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो चाहे तो इसको आप सबको जोड़ लीजिए, छोटा डिजिट आराम से जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 और 6 14, 8 4 18 और 2 20 का 0, हाथ में 2 रहा, 6 4 10, 3 13, 2 15 और 1 16 और 2 18, सबको जोड़ने पर 18 आ जाएगा। लेकिन इसको आप एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए किसका गुणज बोला है, 5 का गुणज। तो जो संख्या मिडिल में होता है, मिडिल में कौन सा है, बीच में जो संख्या होगा, बीच में क्या 36 है, तो जितने का गुणज बोला उसको आप उससे गुना कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 6 5 6 30 का 0, 5 6 15 3 18। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही लंबा डिजिट रहे, ठीक है, बोले कि 12 के प्रथम 18 गुणज क्या हो जाएगा, ठीक है, या 12 के प्रथम 9 गुणज क्या हो जाएगा, तो इस तरह के अगर सवाल रहे तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा डिजिट है, सबको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। अगर बड़ा है तो जो बीच का संख्या होगा, जितने का गुणज बोलेगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है उसका योग आ जाएगा। और 180 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में नहीं आए
तो फिर से आप बैक करके देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है यहाँ पर कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, मतलब मीन पूछा है। प्रथम 10, फर्स्ट 10 का मतलब प्राकृतिक संख्या, क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या। और आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या शुरू किससे होता है, 1 से होता है। और होल नंबर सॉरी, यानी कि आपका पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। इसीलिए पहला प्रथम 10 बोला है, तो प्रथम 10 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया आपका। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे प्रथम जो 10 प्राकृतिक संख्या है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बोला है कि उसका माध्य मांगा है, तो माध्य निकालने के लिए मतलब बहुत सारे फॉर्मूला का, बहुत सारे तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि देखिए कि बीच में देखिए, क्योंकि इसके बीच का अंतर सेम है, कहीं भी देखेंगे ठीक है सबके बीच का अंतर बराबर है। जब भी आपको इस तरह से दिया हुआ है कि सबका अंतर सेम रहे, 7 से 6 गया 1 हो जाएगा, 6 से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 10 से 9 गया 1 होगा, अंतर सबका 1 है बिल्कुल, यानी कि सबका अंतर बराबर है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो बीच की संख्या को खोजेंगे। टोटल कितना 10 है, 4 आपका इधर से माइनस हो जाएगा, 4 आपका इधर से माइनस हो जाएगा, तो ये 5 और 6 जो है बीच में आएगा। अगर आपका 11 संख्या होता तो 11 होता तो कोई एक संख्या बीच में आता, लेकिन यहाँ पर 10 है, इवन में है, तो जो दो संख्याओं जो होगा बीच में आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 5 11 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये दो संख्या है, ठीक है। तो कितना होगा 5.5, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो लास्ट संख्या को पहली संख्या से आप जोड़ेंगे। लास्ट में क्या है 10 है, शुरू में क्या है 1 है, तो क्या होगा 1 प्लस 10, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 11/2 बराबर 5.5, ऐसे भी आपका आ जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि सभी, एक ऑप्शन और भी आपके पास है कि सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे 1 से लेकर के 10 तक में, जैसे क्या 1 और 3, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 9 45 और 10 55, कितना होगा 55। अब जो माध्य मांगा है तो कुल संख्या कितने हैं 10 है, तो इसको आप 10 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 5.5, यहाँ से 0 हटेगा यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, इसलिए क्या होगा 5.5 हो जाएगा। तो आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो भी तरीका होता है इसका मैंने बता दिया, आपको समझ गए। चलिए अब देखिए, ये भी सवाल आपका जनवरी 2022 में पूछा गया है। सवाल है संख्या 9,19,90,099 को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो कुछ दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको जो है आप नंबर्स में किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि फिगर में इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं वो मांगा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप सबसे लास्ट से आएंगे, शुरू से आप नहीं देखेंगे, लास्ट कहाँ तक है, देखिए हम देख रहे हैं 9 करोड़ से लेकर के 99 तक आपका दिया हुआ है। तो हम जो लास्ट में है सबसे पहले 99 उसको लिखेंगे, ये आपका आ गया। उसके बोला कि 90,099, उसके बाद 99 के बाद क्या है हजार है, तो कितना हजार 90,000। तो 90,000 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका इकाई में आ जाएगा, ये दाई में, ये सैकड़ा में, ठीक है, ये हजार में, ये आपका 10,000 में। हुआ कि नहीं हुआ 90,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 90,000 यहाँ तक आपका आ गया। फिर बोला कि 19 लाख, कितना 19 लाख, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 19 लाख हो गया आपका यहाँ पर। फिर बोला कि 9 करोड़, कितना होगा 21 दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, आपका आ गया इतना। अब देखिए आप सबको शुरू से देख लीजिए एक बार कि 9 करोड़ 19 लाख हुआ कि नहीं, 9 करोड़ 19 लाख 90,099 आपका आ गया। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 91 99 00, 91 99 0099, ये आपको जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ में आपको आ गया, समझ में आ रहा है ना आपको। यानी जब भी आपको इस तरह से सब दिया हुआ रहे और आपको पूछे कि उसको आपको फिगर में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो आप शुरू से नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर आपको आता, मतलब लिखना अगर हो तो
चाहे तो आपको सिंपल ये ऑप्शन देखेंगे कि इसमें 9 करोड़ कहाँ पर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इक्याई दाई सैकड़ा हज़ार, इक्याई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख 10 लाख नहीं आ जाएगा। इक्याई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ आ गया, ठीक है। यहाँ भी आपका आ जाएगा इक्याई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख 10 लाख, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इक्याई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या तो ये भी होगा या फिर ये होगा। उसके बाद 9 करोड़ यहाँ भी है, 9 करोड़ यहाँ भी, फिर बोला कि 19 लाख। देखिए अब यहाँ पर 9 करोड़ के बाद आपको 19 लाख दिया हुआ है, 90 लाख है, नहीं है ना, यहाँ पे 19 लाख है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको लिखना मतलब लिखे आप चाहेंगे उसको हम लिखेंगे कैसे, तो आप लास्ट से आप शुरू करेंगे, लास्ट से आप लिखते हुए आएंगे तो उसको आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो आज का कुछ ये सवाल था जो आपका सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में आया हुआ था, और ये सारे सवाल नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप जो देखे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सीटेट में किस तरह के सवाल आपके आते हैं। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इस चैनल का लिंक जो है अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।